my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे स्टूडेंट। और आज की क्लास में आपको मैं कराने वाली हूँ सुपर 30 की थर्ड क्लास आप लोगों की होने वाली है। और आज फिर से आप लोग करोगे मेरे साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल है स्टूडेंट, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो प्रोटीन है स्टूडेंट जिसमें प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के साथ में एक गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। यानी कि एक है आपका अमीनो एसिड, पर जो साथ में कंबाइंड हुआ है दूसरा पदार्थ, वो आपका अमीनो एसिड नहीं है, वो प्रोटीन नहीं है, वो कोई गैर प्रोटीन पदार्थ है। आपको ये बताना है। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे सब लोग आंसर लगाना शुरू करेंगे कि जब कोई ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें एक अमीनो एसिड प्लस दूसरा कोई अनदर पदार्थ होता है जो कि एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है, वो कौन सा प्रोटीन कहलाता है। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर, बताइएगा मुझे एक बार। सब लोग आंसर देंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ओके, जो आपके संयुग्मित प्रोटीन होते हैं, ये कौन से प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट, जिसमें एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है प्लस दूसरा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीम क्या है स्टूडेंट, एक आपका आयरन वाला पोर्शन है, और ग्लोबिन क्या है स्टूडेंट, आपका प्रोटीन वाला पोर्शन है ना, हीमोग्लोबिन है ना। सो हीमो में अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, सो ये हीम वाला पोर्शन क्या है, ये हीम वाला पोर्शन है स्टूडेंट आपका आयरन वाला पार्ट, है ना, यानी कि लौह तत्व वाला पार्ट। एंड ग्लोबिन क्या है स्टूडेंट, ये है आपका प्रोटीन वाला पार्ट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन है, महिला के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है कि महिलाओं की सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने कि मान लीजिए कोई शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, वो आगे से खुली वाली शर्ट है, उसकी जो बटन पट्टी है उसे कैसे सिला जाएगा। ये राइट वाला हिस्सा है यानी कि दाया वाला, ये बाया वाला हिस्सा है ना। सो बाया वाला हिस्सा ये है, दाया वाला हिस्सा ये है स्टूडेंट। हमें बताना है कि कैसे हम उसे सिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोगों को आंसर देना है कि द प्लैकेट ऑन फ्रंट ओपन वुमेन शर्ट इज स्टिच्ड। कैसे आप उसे स्टिच करोगे, जो प्लैकेट आगे की तरफ होता है ओपन वाला वुमेन की शर्ट्स में। बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एंड आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, सो मुझे बताइए स्टूडेंट कि क्वेश्चन लग कैसे रहे हैं आपको, एंड क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखो आपको इसके क्वेश्चन का सही आंसर बताती हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे सिलेंगे, है ना। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राइट ओवर लेफ्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट, ये बाया है ये दाया है ना, मान लीजिए ये दाया है और ये बाया है ना। सो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो आपका ये दाया हाथ है ये बाया हाथ है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा रहेगा कौन सा वाला, बाया वाला, और ऊपर रहेगा दाया वाला। समझ रहे हो, यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये ऊपर से कवर करता है और जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे रहता है। सो यानी कि हम क्या करेंगे, बाएं को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर से दाया उसे कवर करेगा, तब इस तरीके से पट्टी को सिला जाता है। ओके, सो ये वाला नीचे रहता है, ये वाला ऊपर से कवर करता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सही आंसर बनेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन दिया गया है, वाइगॉट्स्की के अनुसार
कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, क्या कहलाती है? आपको बताना है कि जो वाइगॉट्स्की हैं, वाइगॉट्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। सहकारी अधिगम, निर्देशित सहभागिता, अंतः व्यक्ति निष्ठता, समीपस्थ विकास क्षेत्र। क्या होगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सही आंसर? सब लोग आंसर लगाना शुरू करेंगे। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो ये ना एक ऐसा लर्निंग का मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है और उन्हें एक साथ टीम में रह के काम करना सिखाया जाता है ना। जो बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में कि वो एक टीम में काम करना सीख जाए, वो टीम में कैसे रोल प्ले करते हैं ये वो सीख जाए। इस चीज़ के लिए आपकी क्या होती है, ये उनका कोऑपरेटिव लर्निंग रखा जाता है जिससे वो ज़्यादा सीख पाएँ, वो खुद से इंडिविजुअली परफॉर्म कर पाएँ बट वो रहे एक टीम का पार्ट। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? आपको बताना है कि बॉडी में अगर हम कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की बात कर रहे हैं तो कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर कि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए? बताओ भाई, सब लोगों को आंसर देना है कि वो कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन का सही आंसर? विटामिन डी। ओके, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए? वार्डरोब प्लानिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। आपको बताना है कि भाई जो घर में हमारी अलमारी होती है ना, वार्डरोब होती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उस वार्डरोब की जो योजना है, जो प्लानिंग है, आखिर वो हमें किस आधार पे करनी चाहिए? व्यवसाय के आधार पे, मौसम के आधार पे, अवसर के आधार पे या फिर उपयुक्त सभी के आधार पे? बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? अगर हम बात करते हैं अपने वार्डरोब के अरेंजमेंट की, वार्डरोब की प्लानिंग की, सो किस बेसिस पे करनी चाहिए हमें वार्डरोब की प्लानिंग या वार्डरोब का अरेंजमेंट? बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? ऑक्यूपेशन, सीजन, ओकेजन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी बनेगा, है ना। जब हम अपने घर पे अपनी अलमारी को सेट करते हैं, उसमें कपड़े सेट करते हैं, सो हमें अपने ऑक्यूपेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमारा ऑफिस कैसा है, सीजन का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस हमें ओकेज़न का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर हमें किस ओकेज़न पे पहनने हैं। जैसा ओकेज़न होगा उस अकॉर्डिंग हम कपड़े सेलेक्ट करते हैं, शादी के लिए अलग एंड पार्टी के लिए अलग, है ना। किसी पूजा में जाना है तो अलग, किसी फैमिली फंक्शन के लिए अलग, किसी पार्टी के लिए जो कोई फ्रेंड्स के साथ है तो अलग। हर तरीके के कपड़े आप उसमें क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाई क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लचीला समय, पीक लोड समय, क्रियाओं का अनुक्रमण और पीक लोड क्रियाएं। बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? जब सदस्यों को
कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बताओ जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भाई कम समय में हमें क्या करने हैं? अधिक काम करने हैं। और हमें पता है कि इस टाइम पे हमारे पास सबसे ज़्यादा काम है। वो हमारा कौन सा पीरियड कहलाता है स्टूडेंट? पीक लोड टाइम कहलाता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? पीक लोड समय के नाम से जानते हैं। ओके, और उस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें पीक लोड एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करा रही हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताइएगा एक बार, क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट 1953। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1953। ओके, ये एक मुझे लगता है एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार विवादित अवस्था में रहता है, बट करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है इसका। सो हमें 1953 ही लगाना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ लगाया जाता है या सिला जाता है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है? अब पहली बात तो एलिमिनेशन यहाँ पे हमें खेलना पड़ेगा। फुलकारी की तो बात कर रहे हैं स्टूडेंट ये, और कसूती इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। फुलकारी की बात चल रही है और कसूती लिखा हुआ है, जबकि कसूती तो हमारी फुलकारी नहीं होती, है ना। सो कसूती वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सुबेर, चोप और शीशेदार। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं सुबेर, चोप और शीशेदार, नाम से ही हमें क्लियरली पता चल रहा है जो शीशेदार फुलकारी होती है स्टूडेंट, उसमें ही क्या किया जाता है? उसमें ही स्टूडेंट शीशा लगाया जाता है, और उस शीशे को लगाने के लिए बटन होल स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। उस फुलकारी को हम किस नाम से जानते हैं? शीशेदार फुलकारी के नाम से जानते हैं। और जो आपकी ये सुबेर और चोप होती है स्टूडेंट, ये ऐसी फुलकारी होती है जिसमें कि क्या यूज़ किया जाता है? इसमें से आपकी सुबेर में अगर हम बात करते हैं, एक चोप है और एक सुबेर है, तो चोप की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो चोप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल रनिंग स्टिच का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों आपकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, फुलकारी ही होती हैं। चोप और आपकी सुबेर, ये दोनों फुलकारी के ही प्रकार हैं और दोनों वेडिंग फुलकारी होती हैं, यानी कि जो विवाह की सेरेमनीज होती हैं उस टाइम पे जो लड़की होती है वो इनके बने हुए जो दुपट्टे होती हैं उन्हें पहनती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सटेंशन एजुकेशन के एरिया होते हैं? कृषि और औद्योगिक विस्तार, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार, उपरोक्त सभी। बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? प्रसार शिक्षा के क्षेत्र कौन से होते हैं? बताना है आपको, बताइए जल्दी से, क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? ये सभी क्षेत्र स्टूडेंट प्रसार शिक्षा के होते हैं। ओके, कृषि का विकास करना, औद्योगिक विकास करना, पशुपालन विकास करना, पशु चिकित्सा विकास करना, इंजीनियरिंग में विकास करना, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? एक्सटेंशन एजुकेशन के एरिया की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन देखो अच्छे से स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। माता पिता से बातचीत सामग्री गीजू भाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल्य में विश्वास रखते थे। उपयुक्त सभी बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोगों को आंसर देना है और बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन देखो, माता पिता से बातचीत सामग्री गीजूबाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनाए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल्य में विश्वास रखते थे। और उपयुक्त सभी बताइएगा क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। दोनों बच्चे देखो, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, और बताओ मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबको बताना है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बता दो। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा जो आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर रहेगा। क्योंकि जो माता पिता से बातचीत है ये गिज्जू भाई बधेका की क्या है स्टूडेंट, एक किताब है। ओके, ये जो माता पिता से ये जो नाम है ना, ये किताब का नाम है जो कि गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ताराबाई मोदक जी ने समुदाय में क्या बनाए हैं, शिक्षण केंद्र बनाए हैं, ये बात भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या करते थे, बच्चों के पालन पोषण के लिए नेचर से, प्रकृति से जोड़ते थे और उसी के मूल्यों में विश्वास रखते थे। ये सारे स्टेटमेंट आपके सही स्टेटमेंट है। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, रॉबिन्स फॉक्स ने नातेदारी के सिद्धांत बताए हैं। आपको बताना है जो रॉबिन फॉक्स हैं उन्होंने नातेदारी के कितने सिद्धांत बताए हैं। 2, 3, 4, 5 बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। रॉबिन फॉक्स स्पीक्स अबाउट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप। बताइएगा किनशिप के बारे में जो रॉबिन फॉक्स है उन्होंने कितने स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल बताए हैं, कितने उन्होंने नातेदारी के सिद्धांत बताए हैं। चाहे आप उसे नातेदारी कह लो, चाहे आप उसे रिश्तेदारी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो, पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि नातेदारी और रिश्तेदारी, यहाँ पे स्टूडेंट जो रॉबिन किनशिप हैं इन्होंने बताया है कि भाई व्यक्ति ना बेसिकली कुछ चीज़ों पे काम करता है। जैसे कि वो काम करता है पहले मैटिंग पे यानी कि संभोग पे, फिर होता है गर्भावस्था पे काम, है ना, फिर होता है उन बच्चों के पालन पोषण पे काम, फिर वो अपने समाजीकरण को निभाता है, जो इंसान है वो अपने समाजीकरण को निभाता है ना, फिर वो अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से संबंध को निभाता है। और ये भी कहते हैं कि जो आपके जो एक होते हैं ना, एक ही ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, एक ही मतलब माता पिता की संतानें होती हैं, उन्हें आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, इसकी आपकी अनुमति नहीं देती रिश्तेदारी, है ना। सो इन चीज़ों पे इन्होंने क्या की है, बात की है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले संभोग पे, फिर गर्भावस्था पे, बच्चों के पालन पोषण पे, समाजीकरण पे, भाई बहनों के साथ संबंध निभाने पे, है ना, प्लस जो एक माता पिता की संतानें हैं वो विवाह नहीं कर सकती हैं। इन सब पे इन्होंने बातचीत की है स्टूडेंट। और क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यही वो 4 प्रिंसिपल हैं जो इनके द्वारा दिए गए हैं। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, प्लस आपके टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, थर्मासोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च दाई दबाव
किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? आपको बताना है भाई, थर्मोसॉल, कैरियर, हाई टेम्परेचर, हाई डाई प्रेशर, ये कौन सी डाई से रिलेटेड है? अब देखो यहाँ एलिमिनेशन के साथ हमें खेलना है। हमें दो चीज समझ में आ रही है कि थर्मासोल मतलब ताप भी और दबाव भी, है ना। थर्मासोल यानी कि ताप दबाव दोनों चीजें हैं, है ना। कैरियर वाहक भी है ना। हाई टेम्परेचर भी है, हाई प्रेशर भी है, वो कौन सी डाई होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट, जब इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, तो अगर हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं, ये तीनों तो नेचुरल हो गई ना, है ना। ये तीनों तो नेचुरल हो गई, सो इन तीनों को हम खुद ही एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डिस्पर्स डाई, है ना। यही तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना स्टूडेंट। डिस्पर्स डाई हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और डिस्पर्स डाई किसके लिए बेहतर मानी जाती है? पॉलिएस्टर के लिए बेहतर मानी जाती है। और पॉलिएस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? टेरिलीन होता है। ओके, इतना भी ध्यान रखिएगा, जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर का दूसरा नाम क्या होता है? टेरिलीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसी है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। परिवर्तन का काल, संक्रमण का काल, यथार्थता का काल, समस्याओं की बहुलता। ओके, बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ओके, क्वेश्चन देख लो अच्छे से स्टूडेंट। एलिमिनेशन यहां भी आप लोग लगा सकते हो कि भाई किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी नहीं वाला कोई क्वेश्चन होता है, तो उसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नॉट के मिस हो जाने से पूरे आंसर का हमारा जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? नहीं वाली विशेषता पूछी है, क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पीरियड ऑफ रियलिज्म, यानी कि यथार्थता का काल। क्योंकि देखो, पीरियड ऑफ चेंज तो है ही एडोलसेंस, ट्रांजेक्शनल फेज भी माना जाता है, उथल पुथल की अवस्था, है ना। प्लस इसको परिवर्तन का काल भी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि भाई इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो पहाड़ है वो एडोलसेंस पे टूट जाता है। तो एक ही आंसर हमारे पास बचता है कि ये रियलिटी बेस्ड है, ये नहीं होगा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? आपको बताना है कि जो इनमें से अधिगम की विशेषता है, आपको नीचे दिए हुए कूट को चुनना है स्टूडेंट। उपयुक्त विशेषताओं का उपयोग करते हुए कौन सा विकल्प सही है? केवल ए और बी, केवल सी और बी, केवल ए, बी और सी। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग? इनमें से लर्निंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया और सार्वभौमिक। बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखो स्टूडेंट अच्छे से, इंग्लिश में भी देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग? गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड यूनिवर्सल। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो भाई जल्दी से। सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट्स, और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, बी और सी। अगर हम अधिगम की विशेषताओं की बात करते हैं, तो वो हमारे लक्ष्य से भी क्या होती है? संबंधित होती है, जीवन भर चलने वाली होती है, और वो यूनिवर्सल भी है, यानी कि वो सार्वभौमिक भी होती है। वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह विद्यमान है ना। सो गोल डायरेक्टेड भी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है, और वो यूनिवर्सल भी होता है। अधिगम मतलब आपका लर्निंग। ओके, चलिएगा आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित होते हैं, किस चीज पे आधारित होते हैं स्टूडेंट? बताइएगा। हम बात कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर बेस्ड ऑन। किस चीज पे आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स आधारित होते हैं? बताओ क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? ये आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बता दो जल्दी से।
विस्तार शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं वो किस चीज पे आधारित होते हैं? बताइए भाई। आवश्यकताएं एवं रुचियां, सहयोग व भागीदारी, करके सीखना, ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? एक बार देखो अच्छे से क्वेश्चन को और बताओ मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा हमारा यहाँ पे सही उत्तर? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स की, तो आवश्यकताओं और रुचियों पे आधारित है। देखो प्रसार शिक्षा है ना, वो जिसके लिए चलाई जा रही है उसकी आवश्यकताओं पे आधारित होती है और उसी के इंटरेस्ट पे आधारित होती है। सहयोग और भागीदारी बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए, प्लस उसमें करके सीखने के सिद्धांत पे जोर दिया जाता है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है? व्हाट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस? क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से क्या ऐसा है जो हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है? बचत बैंक खाता, बैंक, बीमा या वित्तीय संस्था? बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर कि निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है? बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन है? बता दो जल्दी से क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? देखो जो हमेशा ना हमें वित्तीय जितनी भी हमारी क्या होती है समस्याएं होती हैं उनसे जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है वो हमारा इंश्योरेंस होता है। ओके, वो बीमा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है स्टूडेंट? बीमा होता है। अलग अलग तरीके के बीमा अवेलेबल हैं, आप रिस्क कवर देख लो, आप टर्म इंश्योरेंस देख लो, है ना, किसी में आपको मेडिक्लेम मिल जाएगा, है ना, वो सब आपके लिए अलग अलग अवेलेबल होते हैं। ओके चलिए, जो इमरजेंसी के टाइम पे एक इंसान इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर तक होना चाहिए। द लेवल ऑफ आयोडीन एडेड इन सॉल्ट वेरीज फ्रॉम बताइएगा। द लेवल ऑफ आयोडीन एडेड इन सॉल्ट वेरीज फ्रॉम। क्वेश्चन देखो कि नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर तक होता है, कितना होता है? बताइए स्टूडेंट्स, सबको आंसर देना है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये पीपीएम जो लिखा है ना, इस पीपीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ये इसको हिंदी में हम यूज करते हैं शब्द को, जो पीपीएम होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन होती है। ओके, सो नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर कितने तक होना चाहिए स्टूडेंट्स? बताइए भाई, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 15 ppm से 40 ppm तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 15 ppm से 40 ppm तक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है आपके सामने है। औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा शब्द होता है? आपको बताना है। फॉर्मल बैलेंस इज अनदर वर्ड फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस? बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन देखो अच्छे से। फॉर्मल बैलेंस इज अनदर वर्ड फॉर विच टाइप ऑफ बैलेंस? असममितीय, रेडियल, सममितीय या ज्यामितीय? बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो औपचारिक संतुलन है वो किस प्रकार के संतुलन के लिए दूसरा नाम होता है? एसिमेट्रिकल, रेडियल, सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल? बताइए
क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर? एंड मैंने पहले भी बताया है कि रेडियल वाला जो होता है ना वो इस तरीके का होता है, जैसे साइकिल के स्पोक होते हैं ना पहिए में जो होते हैं, इस तरह वाला रेडियल होता है। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन का आंसर बनेगा सिमेट्रिकल। जो फॉर्मल बैलेंस हम वर्ड यूज करते हैं ना वो किसके लिए करते हैं? सिमेट्रिकल के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर्मल के लिए सिमेट्रिकल और आपका इनफॉर्मल के लिए आपका क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? एसिमेट्रिकल, है ना। सो फॉर्मल, इनफॉर्मल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, इसे हम हिंदी में भी कहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, है ना, ये भी कहा जाता है। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो मान लीजिए एक टेबल है और इस पे मैंने यहाँ भी एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है और दोनों बिल्कुल केंद्र से बराबर डिस्टेंस पे हैं, सेम जैसे हैं, एक जैसे बिल्कुल, तो ये क्या होगा? फॉर्मल बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन देखो अच्छे से। विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर। बताओ भाई, वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, वो माइलस्टोन्स कहलाते हैं, वो मैच्योरिटी कहलाती है, वो लर्निंग कहलाती है? बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? प्रिंसिपल्स, माइलस्टोन्स, आपका मैच्योरिटी एंड देन लर्निंग। क्या होगा स्टूडेंट बताइए? सब लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स की बात चल रही है ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? माइलस्टोन्स के नाम से जानते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, उसे किस नाम से जाना जाता है? माइलस्टोन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, कैसिया छाल का उपयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है? ओके, क्वेश्चन अच्छे से देखो। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट कि जो कैसिया छाल होती है उसका उपयोग निम्नलिखित के मिलावट के रूप में किया जाता है। मतलब एक चीज है कैसिया छाल। ओके, आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई ये जो कैसिया छाल है आप इसको मिलावटी पदार्थ के रूप में किस चीज में मिलाते हो, है ना। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कॉफी, चाय, तेज पत्ता और दालचीनी। बताइए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई जल्दी से। जो कैसिया बार्क होती है इज यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर द फॉलोइंग। किस चीज के अडल्ट्रेंट के तौर पे हम कैसिया बार्क का इस्तेमाल करते हैं? बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ जाओ स्टूडेंट कि जो ये कैसिया बार्क है ना। अब देखो बार्क का मतलब क्या है? छाल है, और छाल इनमें से कौन है? दालचीनी है। तो पहली बात तो बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि आंसर होगा दालचीनी यानी कि सिनेमन। पर ये कैसिया बार्क आखिर होती क्या है? तो स्टूडेंट ये होती है आपकी जंगली दालचीनी। ओके, ये क्या होती है स्टूडेंट? आपकी जंगली दालचीनी होती है और इसी को हम किस में मिलाते हैं? हम सिनेमन में मिला देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी से कि भाई जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक अभिवृद्धियों और विकास का क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक अध्ययन है ना, एक क्रमबद्ध अध्ययन है जहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ते हो। तो बताइए मुझे कि ये जो परिभाषा है आखिर किस व्यक्ति के द्वारा दी गई परिभाषा है? ओके, बताइए। जुड के द्वारा, थ्रो के द्वारा, स्टीफन के द्वारा, मन के द्वारा? बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोगों को आंसर देना है, देखिएगा।
बताइए मुझे जल्दी से कि ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई परिभाषा है स्टूडेंट, आपको यही इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टीफन के द्वारा। ओके, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? स्टीफन के द्वारा दी गई आपकी ये परिभाषा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर से देखो, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा कार्य सरलीकरण निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपकरण बदल के, उत्पाद बदल के, भंडार स्थिति में बदलाव करके या फिर कार्य के क्रम में सुधार करके। ठीक है, एक बार देखिएगा स्टूडेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन बाय चेंजेस इन हैंड एंड बॉडी मोशंस कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग। अब बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन दिया गया है मुंडेल के क्लासेस ऑफ चेंज से, है ना। कहाँ से आया ये क्वेश्चन स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आया है मुंडेल के क्लासेस ऑफ चेंज से, है ना। टोटल कितने क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं उन्होंने? 5 क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क, है ना। आप अपने मोशंस को बदल सकते हो, अपने मूवमेंट को बदल सकते हो। सो ये किस चीज की कैटेगरी में आता है आपकी, कौन सी क्लास में आता है? इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क, कि आप अपने कार्य के क्रम में सुधार करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो स्टूडेंट? अगर आपने अपने कार्य के क्रम में क्या कर लिया? सुधार कर लिया, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। यानी कि हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन द्वारा अगर हम कार्य सरलीकरण करना चाहते हैं तो ये किस में आता है? कार्य के क्रम में सुधार करने वाली कैटेगरी में आता है। ओके, चलिए तो एक बात का ध्यान आप लोग रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको इस टॉपिक से जरूर मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स तो समझते हो ना क्या होता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने शिक्षण में करते हो, अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए करते हो, इफेक्टिव बनाने के लिए करते हो, प्रभावशाली बनाने के लिए करते हो। वो एक जो सहायक सामग्री होती है ना, जिसका एक शिक्षक इस्तेमाल करता है शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, वही आपकी शिक्षण सामग्री कहलाती है, सहायक सामग्री कहलाती है ना। सो आपको बताना है कि उसका कौन सा ऐसा एक गुण यहाँ पे दिया गया है। बताइए भाई जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ टीचिंग एड्स? क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, एप्रोप्रिएटनेस, एम्बिग्विटी, इरेलेवेंसी एंड अनइंटरेस्टिंग। ओके, आपने ऑप्शन ध्यान से देख लिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखोगे, पहले आप आंसर लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा एक फंडा लगाना है कि ये तीनों वर्ड आपके नेगेटिव वर्ड है। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप इस तीनों वर्ड्स को देखोगे तो ये नेगेटिव वर्ड है एंड पूछा गया है क्वालिटी के बारे में। सो क्वालिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर उसे हम क्वालिटी कह रहे हैं, गुण कह रहे हैं, तो गुण कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। और ये तीनों शब्द जो दिए गए हैं ये नकारात्मक शब्द है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा एप्रोप्रिएटनेस, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आंसर है और यही हमारा गुण बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी। आपको बताना है द प्लेस वर पटोला ओरिजिनेटेड इज, वो कौन सी जगह है जहां पे पटोला की उत्पत्ति हुई थी? बताइए। एंड पटोला होती क्या है स्टूडेंट? पटोला की होती हैं साड़ियां, जो कि सिल्क की बुनी हुई साड़ियां होती हैं। पटोला साड़ी काफी डेलिकेट, काफी कॉस्टली, काफी मतलब रॉयलिश आपकी जो साड़ियां होती हैं वो पटोला की साड़ी होती है। ओके,
एंड पटोला की साड़ी का ओरिजिनेटेड प्लेस कौन सा माना जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। जो पटोला की उत्पत्ति है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है स्टूडेंट, पाटन। और ये पाटन कहाँ पे है, गुजरात का एक जिला है जिसे कहते हैं पाटन। और पाटन में ही क्या हुई है स्टूडेंट, पटोला साड़ी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। जो गुजरात की एक जगह है प्रॉपर जिसे कहते हैं पाटन, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। वह लक्ष्य जो विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं, क्या कहलाते हैं। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। पढ़ो भाई एक बार क्वेश्चन जल्दी से और बताओ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि वह लक्ष्य जो विभिन्न चरणों और निर्णयों के रूप में किसी उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हों, क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए हैं, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो उच्चतर लक्ष्य हो गए जो लंबी अवधि वाले होते हैं, है ना। ये तरीका है एलिमिनेशन का, ये आपको सीखना पड़ेगा। हमने उच्चतर लक्ष्यों की बात करी, इनके लिए उठाए गए कदम हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई इन्हें हटा दो, जिनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं इन्हें हटा दो, क्योंकि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शंस बच रहे हैं, इनमें से हमें बताना है कि वो कौन सा आंसर हो सकता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। छोटी अवधि के लक्ष्य यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स, साधन अंतः लक्ष्य यानी कि मीन्स एंड गोल्स, एंड देन इंटरमीडिएट गोल्स। बताइए क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखो क्वेश्चन के आंसर्स की बात करते हैं तो आंसर बनेगा मीन्स एंड गोल, यानी कि आपके जो शॉर्ट टर्म है ना वो तो कुछ समय के लिए बनते हैं, पर जो मीन्स एंड होते हैं वो आपके बीच बीच में बनते रहते हैं, जिससे आप एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हो। ओके, सो वो कौन से गोल्स हो जाएंगे, मीन्स एंड गोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है संतुलित आहार की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट आर। ऑप्शन देखो, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो भाई ये बात तो ये सही कह रही है, यह एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होती है ना। क्या कहा गया है स्टूडेंट कि एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित होती है, ये बात भी सही है ना। एक व्यक्ति के लिए एप्रोप्रिएट डाइट होती है, यह आरडीए पर आधारित है जो आईसीएमआर द्वारा दिया गया है। भाई ये बात भी सही कहती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सभी विकल्प सही हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेंस डाइट आर इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन एडिक्वेट क्वांटिटी। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाए एडिक्वेट क्वांटिटी प्लस आ जाए बैलेंस डाइट, फिर तो ऑप्शन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना है। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, ये भी सही होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन आरडीएस गिवन बाय आईसीएमआर, ये भी सही होगा। सो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी उत्पाद पदार्थ को 2 से 3 मिनट तक उबलते पानी में डुबोया जाता है फिर ठंडे पानी में डुबोया जाता है, इस विधि को हम क्या कहते हैं। यानी कि हमने किसी चीज को पहले बॉइलिंग वाटर में डाल दिया 2 से 3 मिनट के लिए, हमने उसे उसमें से निकाला, हमने उसको ठंडे पानी में डाल दिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। जनरली आप ये प्रोसेस टमाटर के साथ करते हैं, जब आपको टमाटर का या सेब का जो छिलका है उसको इजीली उतारना होता है, पील को रिमूव करना होता है, तब आप ये प्रोसेस करते हैं कि पहले उसे 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसको ठंडे पानी में डालते हैं, जिससे कि क्या होता है स्टूडेंट कि उसका जो छिलका है वो श्रिंक हो जाता है, फिर आपके लिए वो इजीली आसानी से उतारना क्या रहता है, काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, अंदर की लेयर को जो आपकी क्या है स्किन है उसको छोड़ देता है, सो आपका इजीली हट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्लांचिंग प्रोसेस कहते हैं।
ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्लांचिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ब्लांचिंग प्रोसेस कहा जाता है। ब्लांचिंग के प्रोसेस में ही तो ऐसा होता है ना। और ये एक तरीके की क्या होती है स्टूडेंट? प्री प्रिपरेशन होती है ना। प्री मतलब कुकिंग से पहले की प्रिपरेशन। ये ध्यान रखिएगा, जो ब्लांचिंग होती है वो एक तरीके की भोजन को पकाने से पूर्व तैयारी होती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए। बताओ भाई, क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, कि जो ट्रिप्सिन अवरोधक होते हैं, ये तो आपको पता है ना क्या होते हैं। ट्रिप्सिन अवरोधक क्या होते हैं? जो आपके दालों में पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके के हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं, यानी कि नॉन न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं। ओके, सो इनको अगर आप क्या करना चाहते हो स्टूडेंट, इनको इनएक्टिवेट करना चाहते हो, सो जो ऑटोक्लेविंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको पहले मैं ये बताऊंगी कि ऑटोक्लेविंग क्या होती है ना। ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने फूड वगैरह से या फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से अगर एमएससी की है, मास्टर डिग्री की है, तो वो काफ़ी हद तक जानते होंगे कि ऑटोक्लेविंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मास्टर्स में जो आपका बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है उसमें ये सिखाया जाता है। ओके, सो ऑटोक्लेविंग की स्टूडेंट एक मशीन होती है जहाँ पे आप अपने जो भी आपको टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड होता है उस टेम्परेचर पे एक तो आप प्रेशर डाल सकते हो, आप हीट डाल सकते हो, आप स्टीम दे सकते हो। इस तरीके की एक मशीन होती है जिसे ऑटोक्लेविंग मशीन कहा जाता है। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री फॉर 15 to 30 मिनट्स। ओके ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर? 120 डिग्री फॉर 15 to 30 मिनट्स आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किस में शामिल हैं? बताइए भाई, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इमिटेशन, कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मेथड इन्वॉल्व्स इन। बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक और संवेगात्मक विकास। बताइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर? सबको आंसर देना है कि भाई जो अनुकरण करना है, अनुकूलन करना है, परीक्षण और त्रुटि है, वो आखिर किस चीज से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। एंड ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपका होमवर्क क्वेश्चन आ जाएगा। तो बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमिटेशन, कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, ये सब किससे जुड़े हैं स्टूडेंट? आपके इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़े हैं, यानी कि भावनात्मक और संवेगात्मक विकास से जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि संवेगों का विकास और भावनाओं का विकास। ठीक है, चलिए सो देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए। होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट, गृह विज्ञान का क्षेत्र जो लोगों के साथ जुड़ने से संबंधित है। आपको बताना है कि एरिया ऑफ होम साइंस दैट डील्स विद गेटिंग अलोंग विद पीपल, वो कौन सा एरिया है? ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इकोलॉजी। तो आपका आंसर का मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। जिसको आंसर देना है डेफिनेटली दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप वीडियो कितने अच्छे से देख रहे हैं और तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। सो आई होप स्टूडेंट आज के सेशन में आप लोगों को मज़ा आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो अभी आए हैं वो भी करो, जो बाद में आएंगे वो भी करो। एंड रेगुलर मेरी क्लासेस में जुड़ना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे @homeScienceJunction। आप लोग
मुझे फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे, प्लस आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।